हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट बी। पार्ट बी में फर्स्ट चैप्टर जो 3 से 4 नंबर की वेटेज रखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें, होमवर्क ना देंगे इसका आप लोगों को, आपको सीधा क्लास में कराएंगे, यहीं कराएंगे और यहीं पर इसको निपटाएंगे विद क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप संडे वाले टेस्ट की बहुत बढ़िया भरपूर सुंदर चमचमाती तैयारी कर लो। नहीं 60 नंबर के लेना है, पार्ट ए का ही लेना है। एक पार्ट ए मैंने अभी मार्क करना, 2 मौके दे रहा हूं पार्ट ए के लिए, पार्ट बी नहीं। पार्ट बी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक 2 टेस्ट लेने हैं, 2 लॉन्ग सेशन, दोनों तो एक तो हो गई कंफर्म, मतलब टोटल 2 लॉन्ग सेशन लेने हैं मैंने, 2 लंबे सेशन लेने हैं आपके मैंने। ओके, तो टैगलाइन है हमारे इस चैप्टर की, हार तब होती है जब मान लिया जाता है और ठान लिया जाता है तो भाई जीत हो जाती है। हार गए, मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो भाई जीत गए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अब एमसीक्यू ही बननी है इसमें से। बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन है कि आपको प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दे जिसमें पूछ ले ऑब्जेक्टिव बताओ, फीचर बताओ। आप ऐसे समझिए आप बुर्ज खलीफा पे खड़े हैं और जो छोटा सा कुत्ता नहीं आता है शिरजू टाइप का, वो कूद कर चुम्मी ले गया आपके। आप बुर्ज खलीफा पे खड़े और छोटा सा शिरजू, सोचो कोई और कुत्ता होता तो हम सोच लेते कि कूद गया होगा, फांद गया होगा। वो छोटा सा शिरजू आपकी पप्पी ले गया बुर्ज खलीफा पे खड़े होके जंप मार के। तब आपको रेयरेस्ट क्वेश्चन होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव, फीचर, इस टाइप का क्वेश्चन दे दो, उसमें भी आपको ऑप्शन दे देता है। क्लियर है ये बात? तो वेरी रेयरेस्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे हम सारे डिस्कस करेंगे। हर साल बताता हूं फिर भी बच्चे भूल जाते हैं एक शब्द, अभी वर्ड बताऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछ लेता। एट फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर व्हाट? सबसे पहले तो हम एनालिसिस से पहले क्या समझ लें, व्हाट मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोज आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाई जाती है भाई? एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है, एज पर द सेक्शन नंबर, बहुत शॉर्ट ब्रीफिंग में लिखना है हमने, एज पर सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट। कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्या क्या आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नंबर 1 आ जाती है मेरे पास पोजिशनल स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। नंबर 1 स्टेटमेंट बैलेंस शीट। नंबर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 3 एंड नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट। आपके कहीं मैंने देखा नहीं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहीं लिखा हो मैंने, तो आप लिख लीजिए ये भी एक स्टेटमेंट होती है। चेंजेस इक्विटी माने शेयर होल्डर फंड वाले, आपके कोर्स में नहीं है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल इसलिए नहीं बनता। चेंजेस इन इक्विटी, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाता है। चेंजेस इन इक्विटी माने कि शेयर कैपिटल में कितना एडिशन हुआ तो शेयर कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ वो ऐड माइनस कर दिया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम में ऐड माइनस हो जाता है। माने शेयर होल्डर फंड में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को बोलते हैं चेंजेस इन इक्विटी। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स, तो इसके ऊपर अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपके पास। फिर इसमें अगली जो लाइन आपको लिखनी चाहिए नंबर 2, हमने सबसे पहले लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है? एज पर द सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 40 के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन नंबर 129 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का? हम कौन सा शेड्यूल फॉलो करते हैं? शेड्यूल नंबर 3। कौन सा फॉलो करेंगे? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है? शेड्यूल नंबर 3। एक नंबर में पूछ सकता है कई बार कौन सा शेड्यूल, तो शेड्यूल नंबर 3, रोमन वाला 3। कौन से वाला? रोमन वाला 3 भाई, ठीक है। डंडा डंडा डंडा, ये वाला रोमन वाला 3 प्लीज। तो एज पर शेड्यूल नंबर 3 जो बनती है बारीकियां सारी करेंगे। अंडरस्टूड? और आपने देखा भी होगा जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे एमसीक्यू में तो ऑलमोस्ट वैसे से आ रहे होंगे जो हम पढ़ रहे हैं। फिर आ जाते हैं मेरे पास
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या फीचर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, आपने +1 में भी पढ़ा है। कौन कौन से फीचर होते हैं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? मॉनेटरी, हिस्टोरिकल, जो खास खास बात है कि किस में होता है भैया, हम स्पेसिफिक डेट पर बनाते हैं। कब होता है स्पेसिफिक डेट? एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन दी मॉनेटरी टर्म। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट तो दिस इज व्हाट, पीरियोडिकल बनाई जाती हैं। पीरियोडिकल माने एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाई जाती हैं। मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज प्रॉफिटेबिलिटी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाती है? प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों बातें। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या आ गया मेरे पास? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आ गई? बैलेंस शीट। और क्या आ गई? बैलेंस शीट। और इनको जो हेल्प करती है वो क्या आ जाती है मेरे पास? नोट्स टू अकाउंट, जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एसपीएल एंड बैलेंस शीट, जो हम सीखेंगे भी। तो आपसे कोई पूछ ले फीचर, अगर एमसीक्यू पूछा हो तो क्या याद रखेंगे? हिस्टोरिकल है, मतलब कि पीरियोडिकल बनाया जाता है। नंबर 2, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। और क्या किस लिए बनाया जाता है भाई? फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी को पूरे पूरे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट माय पॉइंट? नो नीड टू राइट डाउन द होल सेंटेंसेस, शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके ऊपर लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका क्या नेचर है। दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिकॉर्डेड इन दी अकाउंटिंग बुक्स। तो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसके बेसिस से बनाई जाती हैं? ऑल द फैक्टर दोज आर इन दी बुक्स। जो आपकी किताब है, जो आपने थ्रू आउट द ईयर फॉलो किया, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, उसी के बेसिस पे क्या बनाई जाएंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड। हमने +1 में भी पढ़ा है, हम क्या फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। क्या होती है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती है ऐसा होता रहा, हमने उसे अडेप्ट कर लिया, दैट इज द कन्वेंशन। रिवाज था, चलन में आ गया, हमने अडेप्ट कर लिया, दैट इज द कन्वेंशन। वैसी मीनिंग बता रहा हूं। जैसे होता है कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, कौन, ये क्या है? एक कन्वेंशन है। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है भाई? स्टॉक की वैल्यू मार्केट वैल्यू 30,000 है और कॉस्ट वैल्यू 35,000 है। तो कौन से वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लें? 30,000। कहते 35,000 पर रिकॉर्ड करने का तो कोई तुक नहीं बनता ना, जब मार्केट वैल्यू ही 30,000 है। इससे ज्यादा तो बिकेगा ही नहीं, इससे ज्यादा तो ये माल बिकेगा ही नहीं, तो क्या फायदा इसे और रिकॉर्ड करने में? तो कन्वेंशन बन गया, सभी ने फॉलो कर लिया, प्रचलन में था। जो नियम प्रचलन में आ जाता है ऐसे ही होता है। हम मंदिर जाते हैं तो ऐसे ही जल चढ़ाना है, ऐसे नहीं कर देना है, प्रचलन ही हो गया। अदरवाइज क्या है? शोभा नहीं देता। हम बच्चों से, मतलब पेरेंट्स से तो सीख लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। अदर हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, उन्होंने बता दिया, वही हमारा धर्म हो गया, वही बातचीत हमारे रिवाज में आ गई। अदरवाइज तो कोई रिवाज हमें पता ही नहीं ना। शादी होती तो ऐसे ही होता है कि यही भाभी ही लगाएगी सुरमा। तो ये सब क्या है? ये जो सुरमा है पपी दा काम है, तो जरूरी थोड़ी है भाभी पाएगी भाई। कोई बात है, भावा बात है, क्या दिक्कत पड़ती है, क्या फर्क पड़ता है? गॉट माय पॉइंट? रिवाज बना लिया तो जो उसी को बोलते हैं कन्वेंशन, कस्टम में अडेप्ट हो जाता है। ऐसा होता था, हमने भी ऐसा ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, हमारी पीढ़ी कर रही थी, हमने भी करना स्टार्ट कर दिया। फुल डिस्क्लोजर, दिस इज व्हाट कन्वेंशन, कि आपको पूरी अकाउंटिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन करने हैं, दैट इज व्हाट कन्वेंशन। कन्वेंशन का मीनिंग समझे आप? कन्वेंशन का ही फ्रूट है सारे के सारे, ठीक है भाई। शादी तो करनी चाहिए, कोई नियम थोड़ी है, होता है। तो हमने कन्वेंशन बना ली, धारणा बना ली। अंडरस्टूड? ओके, सर्टेन कन्वेंशंस हो गई, एंड दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स। कंसेप्ट भी बोलते हैं चने, ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स। कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हम मान के ही चलते हैं कि जब आप किसी फॉर्म में पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी में रहेगा। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या मान के चलते हैं? हम मान ही लेते हैं पहले से ऐसा ही होगा, ये तो हमारे कस्टम में आया, हमने रिवाज बना लिया, जो हम टाइम बीइंग के साथ चलते हैं। कोई लॉ नहीं है, कन्वेंशन आर व्हाट, कोई लॉ नहीं है, टाइम के साथ बदलता रहता है।
यार अब तो ये मान लो कि पुरानी चीजें, अब पहले तो CO2 कार्बन जिसे हम जानते हैं, CO2 एमिशंस के ऊपर कोई पॉलिसी ही नहीं थी। अब पॉलिसी आ गई भाई, आप CO2 वाले व्हीकल ज्यादा खरीदोगे तो आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा देना पड़ेगा। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था क्योंकि हमारा कंट्री ग्रो कर रहा था न्यू न्यू। अब हमारे कंट्री काफी स्तर तक आगे बढ़ चुका है, इमर्जिंग कंट्रीज है, तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई कि आपने कार्बन प्रोड्यूस नहीं करना। तो रिवाज क्या हो गया, बदल गया, डेप्रिसिएशन का नियम बदल गया, पॉलिसी बदल गई। तो कन्वेंशन जो टाइम के साथ बदलाव आ सकता है, इसमें कोई बदलाव ना आएगा। जैसे मैंने बोला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, माने बिजनेस और बिजनेस मैन ओनर दोनों अलग होंगे, बिजनेस अलग होगा, ओनर अलग होंगे। दिस इज व्हाट हम मान के ही चलते हैं। वो धारणा बदल सकती है क्या, अकाउंटिंग करते हुए धारणा बदल सकती है? नहीं, हम मान ही लेते हैं ऐसा ही होगा, इसके विपरीत कुछ नहीं हो सकता। दैट इज postulates। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच, कौन कौन से, तो एक में लिखा होता कन्वेंशन, तो बच्चों को कन्वेंशन याद रह जाता है। कंसेप्ट ना लिख के उसने क्या लिख दिया था, पॉस्टुलेट लिख दिया था। तो याद रखना दोनों का सेम मीनिंग है, पक्की बात है मेरे दोस्तों। ऑब्वियसली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलवेज बी बाइस्ड। क्या होती है, फीचर है, नेचर है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, मान लो किसी को लगा मुझे तो ओसीएम फॉलो करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यू कैन नॉट डू। रिटर्न डाउन भी फॉलो कर सकते हैं, वो कहता नहीं भाई रिटर्न डाउन इज द बेस्ट सुटेबल मेथड। इससे रियल पिक्चर पता लगेगी यार, ओरिजिनल कॉस्ट रियल पिक्चर को नहीं दिखाता। ऐसे तो 10 साल में एसेट पूरा डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एसेट कुछ ना कुछ वैल्यू पर तो बिकेगा। आई थिंक रिटर्न डाउन वैल्यू इज दी मोर सुटेबल। कोई कहता नहीं नहीं हम तो माइनिंग का काम कर रहे हैं, भाई दोनों मेथड बेकार हैं यार, हमें तो कोई और मेथड फॉलो करना चाहिए। अंडरस्टूड, पक्की बात है। हमें आउटपुट मेथड फॉलो कर लेना चाहिए, हमें रिवैल्यूएशन फॉलो कर लेना चाहिए। हमारे यार एसेट्स के वैल्यू ना बार बार चेंज हो रहे हैं, हमें रिवैल्यूएशन मेथड फॉलो कर लेना चाहिए। यार हमारे जो मशीन्स हैं वो आउटपुट के बेसिस पे चलते हैं, आवर बेसिस पे चलते हैं। ज्यादातर काम हम इनसे लेते हैं, तो हमें आवर बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। तो ऑल दीज आर व्हाट टू दी डिबेटिंग क्वेश्चंस। तो इसलिए हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमेशा कभी भी अनबाइस्ड नहीं हो सकती। दीज आर ऑलवेज बी अफेक्टेड बाय जजमेंट। पक्की बात है, ये फीचर्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, चाहे आप शॉर्ट में लिखें या कैसे लिखें। बट यू वांट टू बी, प्लीज राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इट प्रोवाइड व्हाट, इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी, जो कि मुझे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से पता लग जाता है व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी। ये उद्देश्य होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। और मुझे ये पता लग जाता है व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ द फर्म, फर्म के क्या रिसोर्सेज हैं, फर्म की क्या लायबिलिटीज हैं, मैंने एसेट्स को कहां से ज्यादा फाइनेंस किया है, कहां से कम फाइनेंस किया है, कि सारा पैसा मैंने लॉन्ग टर्म लोन से लिया या अपने वर्किंग कैपिटल से फाइनेंस करवाया, एसेट्स को कमा के फाइनेंस किया है, या मैंने लॉन्ग टर्म लोन्स उठा लिए हैं, या मैंने कैपिटल रेज कर ली है। अर्निंग कैपेसिटी, सोर्सेज के बारे में पता लग जाता है। इट इज ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज एंड इट ऑल्सो डिस्क्लोज द वेरियस पॉलिसीज। जब भी आप अकाउंट्स बनाते हैं, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना होता है। डिस्क्लोजर्स में हर अकाउंटिंग पॉलिसी को जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, वहां पर लास्ट में जाकर आपको डिस्क्लोजर देना होता है। अभी तक आपको मौका नहीं मिला ना, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, एक्चुअल में एक्चुअलाइज करेंगे, तब आपको डिस्क्लोजर में सारी चीजें लिखनी होती हैं। एंड इट ऑल्सो गिव टेल अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। हमें भी पता लग जाता है कि हमारी मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिव है। ओके, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस भी हम रीड कर लेते हैं बस एक नंबर के लिए, कई बार पूछ ले कि ये लिमिटेशन है या नहीं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड द कन्वेंशंस इन्वॉल्व, अभी मैं बता के हटा हूं कि आपने कौन सी कन्वेंशन फॉलो करनी है या नहीं करनी है। आप भी कोई कस्टम रिवाज फॉलो करते हैं, ऑल आर व्हाट टू दी, वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, कभी भी देखना कोई फंक्शन हो रहा हो, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है, नहीं जी गलत रिवाज हो रहा है। ऑल दीज आर व्हाट टू दी बाइस्ड। तो जब भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं, नियम फॉलो करते हैं कि मैंने कॉस्ट पर लेना है, मार्केट वैल्यू पे लेना है, प्रेजेंट वैल्यू पर मैंने कंसिडर्ड करना है, या करंट परचेजिंग प्राइस पर एसेट को
कंसिडर्ड करना है या हिस्टोरिकल वैल्यू पे कंसिडर करना है। देखिए कितनी सारी वैल्यू हो गई कि मार्केट वैल्यू हो गई कि कॉस्ट प्राइस हो गई, जैसे आप हिस्टोरिकल प्राइस बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करना है, या फिर मैंने उसकी करंट परचेज प्राइस पे करना है, इसे करंट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ऑल दीज आर व्हाट टू द वैल्यूज, तो ऑल क्या हो गई, बाइस्ड हो गई। गॉट माय पॉइंट। तो जब भी हम फॉलो करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज और कन्वेंशंस, तो हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वह हमेशा क्या होगी, बाइस्ड ही होगी, अनबाइस्ड नहीं हो सकती है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कभी भी हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को वेटेज नहीं देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्वांटिटेटिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स बनाई जाती हैं। ठीक है जी, आगे कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज एंड प्राइस लेवल चेंजेस आर, अभी बता के हटा हूं कि चार चार वैल्यूज होती है, हम सारे कुछ इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एसेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल प्राइसेस पे, तो करंट लेवल ऑफ द एसेट खत्म हो गया। गॉट माय पॉइंट। मैंने कोई कंप्यूटर खरीदा था, वह आज की डेट में जीरो हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी मैं उसको डेप्रिशिएट करके रिकॉर्ड किए जा रहा हूं क्योंकि मेरा काम चल रहा है। क्लियर है की बात? या मैं खरीद के लाया था कोई एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है इस समय पर एट प्रेजेंट, पर मैं उसको अभी भी हिस्टोरिकल प्राइस पर रिकॉर्ड किए जा रहा हूं। गॉट माय पॉइंट। तो हम सब क्या, पर जो फॉरेन में अकाउंटिंग करते हैं तो हम हमेशा प्राइस लेवल करंट प्राइसेस पर रिकॉर्ड करते हैं। और हम यहां पर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आईएफआरएस में कैसे रिकॉर्ड करते हैं करंट प्राइसेस, और यहां कैसे रिकॉर्ड करते हैं इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिस्टोरिकल प्राइसेस पर। बस आगे भी वही बता रहा है सेम। फिर यूजर ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पता है हमने प्लस वन में भी पढ़ा है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर। बस याद रख लीजिए इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, ऑनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। बाकी सब कौन होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे बैंक है, चाहे क्रेडिटर है, चाहे कंज्यूमर है, चाहे कस्टमर है, इंटरनल यही है। बाकी सब कौन है, एक्सटर्नल कैटेगरी में ही आते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए सारे लोग। प्लस वन में पढ़ा हुआ है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप पढ़ते हैं पहला दूसरा चैप्टर अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, वहां पर ये यही बातें लिखी है, जहाँ कंसेप्ट दे रखे हैं, कन्वेंशन दे रखे हैं, जो आप बार बार बोलते हैं थ्योरी 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 थ्योरी, ठीक है, उसी के बारे में जिक्र हो रहा है। अब हम पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल नंबर, कौन सा होगा भाई, शेड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 2। तो एसपीएल कैसे बनाया जाता है, शेड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 2। आप पहले तो ये समझिए, जो भी मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन पूछेगा इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आएगा, अदर इनकम में क्या आता है, एक्सपेंसेस की कैटेगरीज में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्या लिखेंगे, चेंज इन्वेंट्रीज में क्या लिखना है, डब्ल्यूआईपी में क्या आना है। तो हमें क्वेश्चन में कंटेंट देगा, आइटम्स के नाम दे देगा, और हमें बताना है कि ये वाली आइटम किसका पार्ट है, एम्प्लॉयज बेनिफिट में आना है कि फाइनेंस कॉस्ट में आना है। तो ये समझने वाली बात है। इंस्टेड ऑफ द फॉर्मेट एयर, फॉर्मेट हमें अगले चैप्टर में काम आएगा जब हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे। गॉट माय पॉइंट। तो आपको इतनी सारी ये जो कथाएं हैं ये लिखने के बजाय एक ही पीरियड का हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ। आरएफओ का दूसरा मतलब नेट सेल्स भी होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन याद रखेंगे, नेट सेल्स को भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं, नेट सेल। और नेट सेल का क्या मतलब होता है, सेल्स माइनस, सिर्फ आरएफओ लिखा है तो मतलब नेट सेल ही है वो। अगर आरएफओ लिखा है तो याद रखना वह नेट सेल्स ही है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ही है। अब आरएफओ के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है मेरे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ द कंपनी। क्या कंपनी फाइनेंशियल कंपनी है, या कंपनी मेरे पास नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। कौन सी होती है फाइनेंशियल कंपनी, जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, एनबीएफसी, सारे किस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल कंपनी, जिनका काम पैसा लेना और पैसा लेना ही है, पैसा लेना लेन देन में ही काम करती है।
मनी लेंडिंग का काम करती हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हैं। गॉट माय पॉइंट? तो वो सारी की सारी क्या है, फाइनेंशियल कंपनी आ जाएंगी, बैंक, और बाकी सब कौन से आ जाएंगे, चाहे कोई ट्यूशन सेंटर है, चाहे कोई किराने की दुकान चला रहा है, चाहे मेडिकल की दुकान चला रहा है, सब किस में आ जाएंगे, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। जो गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी बेच रहा है सब किस में आ जाएंगे, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बाकी सब किस में आ जाएंगी, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में आ जाएंगे। अब फाइनेंशियल कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा मेरे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड उनके लिए क्या होगा, वो तो काम ही किसमें कर रही है, मनी लेंडिंग का काम कर रही है, मैंने उधार दिया, लोन दिया, तो उसके ऊपर क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिविडेंड रिसीव्ड इज व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम, जी लिखने वाली बातें हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हिस्सा होंगी। कोई भी सेल ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट तो बेच नहीं रही, कई बार वो लिख भी दे प्रोडक्ट, तो बैंक लोन को भी कई बार प्रोडक्ट बोल देते हैं वो लोग, है ना। करंट अकाउंट ओपन करवाने को भी बोल देते हैं, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, करंट अकाउंट इज माय प्रोडक्ट, सेविंग अकाउंट इज माय प्रोडक्ट। वे अपने सर्विसेज को भी क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो ऐसा मत है समझ लेना कि प्रोडक्ट तो बेचते ही नहीं है ये। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो तो आएगा ही आएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड सेल ऑफ सर्विसेज हैं गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या होंगे भाई, ये तो काम ही इनका क्या है, गुड्स बेचना है, तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सब किस में आ जाएंगी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए आरएफओ में आ जाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। जो आपको अक्सर क्वेश्चन पूछता है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो ऑटोमेटिकली अदर इनकम में भी डिफरेंस आ गया। मैं आपसे बोलूं कि अदर इनकम में क्या आएगा फाइनेंशियल कंपनी की, अगर फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसके लिए, फाइनेंशियल कंपनी के लिए अदर इनकम क्या होंगी, सेल ऑफ एसेट के ऊपर कोई भी प्रॉफिट आ रहा है तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। फाइनेंशियल कंपनी के लिए प्रॉफिट या गेन ऑन द सेल ऑफ एसेट। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कोई मुझे बताएगा, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होंगी अदर इनकम्स। ध्यान देना जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो देख लेना ऊपर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है या फाइनेंशियल कंपनी है। और पर एक बात और याद रखना, कुछ नहीं बताया तो नॉन फाइनेंशियल ही मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, अनटिल अनलेस नॉट मेंशन्ड वी आर अज्यूमिंग कंपनी इज नॉन फाइनेंशियल कंपनी। पक्की बात है। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये तो होगा ही होगा। और क्योंकि एसेट तो कोई भी नहीं बेच सकता, चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, ये इनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। समझ गए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आ रहा है, मेरे ऑपरेशन से आ रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन। और जो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आ रहा, मान लो मुझे कोई बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या मेरे पढ़ाने से तो नहीं आ रहा ना, दैट इज अदर इनकम। तो यहां पर कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड आ रहा है तो क्या होगा, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, क्योंकि उनका काम इन्वेस्ट करना तो नहीं है, गुड्स बेचना है ना और सर्विसेज बेचना है, तो कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होगा, अदर इनकम कहलाएगी। समझ गए, दोनों में अंतर ध्यान दिया। फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होगा, आरएफओ। और वही इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या होगा, अदर इनकम। क्योंकि उनका काम नहीं है इन्वेस्ट करना, सिक्योरिटी में पैसा लगाना, शेयर मार्केट में पैसा लगाकर होल्ड रखना। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, नोट करिए भाई फटाफट।
अब आगे आ जाते हैं हम लोग, अगला पॉइंट। तो दोनों को ऐड कर लिया तो क्या आ गया मेरे पास, टोटल रेवेन्यू। क्या बन गया मेरे पास, टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यूज में से क्या क्या माइनस हो जाएगा, एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, लेस वॉट टू दी एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस कौन सा आ गया मेरे पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो आपसे कोई पूछे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आता है तो आप क्या बताएंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही होता है ना, गुड्स खरीदना ना, रेडीमेड आर्टिकल खरीदना। परचेज ऑफ गुड्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माने कि आप एज इट माल खरीदते हैं, एज इट माल खरीदते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। जैसे किराने की दुकान में आटा खरीदा, विदाउट एनी इंप्रूवमेंट, विदाउट एनी ऑल्टरेशन, यू हैव बीन सोल्ड आउट इनटू द मार्केट नॉर्मली। तो जो परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक ही होता है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या होगा, चेंज ऑफ इन्वेंट्री इन द फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हो जाए तो मुझे बताइए, ओपनिंग, आगे है मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्या बोलेंगे भाई, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट। सीधी सीधी भाषा में बोलें, जो भी एम्प्लॉय को पेमेंट हो रही है ना, पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दी, जो भी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया, क्या क्या दिया गया भाई, कुछ भी दिया गया हो, चाहे सैलरीज दिया गया हो, चाहे वेज पे की गई हो उसे, चाहे बोनस दिया गया हो उसे, चाहे कोई एम्प्लॉय को कमीशन दिया गया हो। मैं सभी बात कर रहा हूं एम्प्लॉय को क्या क्या मिला, एम्प्लॉय को कुछ भी मिला, चाहे सैलरीज, वेजेस, बोनस, कोई भी बेनिफिट दे दिया, एनी बेनिफिट बाय द एम्प्लॉयर्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कैश या नॉन कैश, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कुछ भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो कैश में है या नॉन कैश में है, एनी बेनिफिट मैंने बताया उसको, कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर दिए, मेडिकल अलाउंसेस दे दिए, कोई भी हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, कार पर्क दे दिया, कार बेनिफिट दे दिया, मैरिज अलाउंस दे दिया, बच्चों के लिए कोई अलाउंस दे दिया, एनी टाइप ऑफ द पेमेंट हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉय। तो सीधी भाषा में लिखा एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, कुछ भी दे दिया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कुछ भी एम्प्लॉयर पे करता है, सब यही आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाता है भाई, लास्ट क्लास में ही बताया था आपको, क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। में सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑन डिवेंचर्स, किसी के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट पे किया, कोई भी कमिटमेंट चार्जेस पे किए, कमिटमेंट चार्जेस, एनी कमिटमेंट चार्जेस। और इसे में लिख लेते हैं, और क्या पे किया, अगर आपको याद हो तो लॉस ऑन इश्यू भी लिखवाया था आपको। क्या होता है लॉस ऑन इश्यू, क्या होता है लॉस ऑन इश्यू, सर कोई भी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, हाँ जी, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी इसी में लिखवाया था। फिर कोई भी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है,
मेक इट फास्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है मेरे पास डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, तो क्या आएगा डेप्रिसिएशन भाई? डेप्रिसिएशन इस्तेमाल किया जाता है टेंजिबल के लिए। डेप्रिसिएशन किसके लिए भाई? नॉर्मली डेप्रिसिएशन वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे टेंजिबल के लिए। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? टेंजिबल। और एमोटाइजेशन किसके लिए इस्तेमाल करेंगे भाई? इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। है डेप्रिसिएशन ही डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट को ही बोलते हैं, है ना? तो आप नोट कर लीजिए। अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा मेरे पास? अब अदर एक्सपेंसेस में जो भी एक्सपेंसेस ऊपर ना आए, ऊपर को जो एक्सपेंस ना आए, देखिए क्या क्या नहीं आए, तो बहुत कुछ नहीं आया भाई। सर एडवर्टीजमेंट नहीं आए, बैड डेट नहीं आए, कैरिज नहीं आया। वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जो भी एक्सपेंस ऊपर नहीं आए, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। कैरिज नहीं आया, रेंट नहीं आया, पोस्टेज नहीं आया, स्टेशनरी नहीं आया। ये सब जो भी एक्सपेंस ऊपर नहीं आए वो सब कहां आ जाएंगे? एसेट्रास ऑल बी हियर। सारे के सारे खर्चे जो ऊपर कवर ना हुए वे सारे के सारे यहीं आ जाएंगे। नोट डाउन। बस ऐसे ही कुछ एग्जांपल लिख दिया। कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कमीशन ऑन सेल हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, एनी टाइप ऑफ द एक्सपेंस जो ऊपर ना आया। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया मैंने। ये आया था रेवेन्यू, ये आया था टोटल रेवेन्यू, और यहां तक मैंने जोड़ लिया है, तो ये आ गए सारे के सारे एक्सपेंसेस। इन सभी एक्सपेंसेस को जोड़ लिया तो ये आ गए सारे के सारे एक्सपेंसेस। तो टोटल रेवेन्यू में से क्या घटा दिया? टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस घटा दिए तो क्या बन गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रेवेन्यू में से क्या घटा दिया? टोटल एक्सपेंसेस। तो मेरे पास क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। से फॉर्मेट बड़ा काम आएगा, एज इट ही बनाना होगा आपको जब आप कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे। और इसी के ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स। टैक्स किसके ऊपर अप्लाई होता है भाई? मान लो 40% टैक्स है। रेवेन्यू आ गया था 1,00,000, एक्सपेंसेस मेरे पास आ गए 60,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 40,000। मैंने बोल दिया 40% इज द टैक्स, तो टैक्स किसके ऊपर लगाएंगे भाई? पीबीटी के ऊपर लगाएंगे। किसके ऊपर लगाया जाता है? टैक्स इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन दी पीबीटी। तो 40% ऑफ 40,000 कितना आ गया मेरे पास? 16,000। तो दिस इज द टैक्स। टैक्स माइनस करेंगे तो मेरे पास फाइनल फिगर क्या आ जाएगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो आ गया मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24,000। 40,000 के ऊपर 40% टैक्स लगाया, कितना है? 16,000। 16,000 माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया पीबीटी से, तो आ गया मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस टॉपिक पे एज इट ही क्वेश्चन बनेगा। मैं आगे चल रहा हूं। पुष्पेंद्र जी कहां बिजी हो गए? कहीं तो। हाँ जी, अब बात करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी शेड्यूल नंबर 3 में आती है, पर पार्ट नंबर 1 याद रहेगा। बैलेंस शीट इज व्हाट? शेड्यूल नंबर 3, पार्ट नंबर 1। एसपीएल क्या होगा? शेड्यूल नंबर 3 तो रह गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, पर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2। पहले बैलेंस शीट पार्ट 1, एसपीएल पार्ट 2। पर बनाते पहले एसपीएल है, इसलिए पहले एसपीएल बताया। बैलेंस शीट तो लेटर ही बनेगी। अब फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, तो आपके पास क्वेश्चन जो होता है नॉर्मली वो यही क्वेश्चन होता है। आपसे पूछेगा, आपसे डायरेक्टली पूछेगा, बैलेंस शीट में डायरेक्टली पूछेगा। वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं पहले। तो हमारा जो एनालिसिस है वो कौन सा एनालिसिस है? दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं, वर्टिकल एंड, हम कौन सा कर रहे हैं? वर्टिकल। सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना रहे हैं? वर्टिकल बना रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ फॉर्मेट सभी को आता है। सबसे पहले क्या आता है मेरे पास? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला पार्ट क्या आता है? ये क्या हो गया? जो रेड से लिखे हैं सारे हेड है। ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है मेरे पास? हेड हैं। दीज आर व्हाट? तो आपसे यही पूछेगा, दिस इज दी हेड। और ये जितने ब्लैक से लिखे ये क्या है? सारे के सारे, ये सारे के सारे सब हेड हैं। मैं आपसे पूछूं शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल इज व्हाट? सब हेड। और हेड क्या हो गया?
रिजर्व एंड सरप्लस, और हेड क्या हो गया, ये याद रहेगी बात, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इवन स्टार लगाया, स्टार माने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, नॉट एग्जामिनिंग, नॉट इन द पेपर, ठीक है, एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता हमारा। तो किसके ऊपर रह गया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो आगे इनके भी क्या दे देगा, कंटेंट दे देगा कि भाई शेयर कैपिटल में क्या आता है, तो बता दीजिए क्या क्या आएगा सर, ईएससी, अरे भाई अभी बैलेंस शीट बनाई हमने शेयर कैपिटल वाली, सबको पता है क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फोरफिटेड कैपिटल, अगर आपको याद आ रही हो तो यही वाली कैपिटल्स आती हैं। सर कई बार कॉल सिनेरियर दिया होता है तो क्या बोलेंगे आप, सबको पता है कॉल सिनेरियर कहां से माइनस कर देते हैं, पेड अप कैपिटल से माइनस कर देते हैं, तो यहां पर क्या आती है सारी की सारी पेड अप कैपिटल, क्या आएंगी सारी की सारी पेड अप कैपिटल। और क्वेश्चन में आपको कंटेंट में दिया हो कॉल सिनेरियर, तो आपने क्या लिखना है, माइनस हो जाएगा कहां से, कैपिटल से माइनस हो जाएगा, जो भी हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल होगी उसमें से कॉल सिनेरियर माइनस हो जाएगा, इसे समझाने के लिए कि कॉल सिनेरियर को क्या करना है आपने, कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस करना है, कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस करना है, पक्की बात है। तो मैंने आपसे बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपका जवाब क्या होगा, हेड और सब हेड बताइए, क्वेश्चन कैसा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, हेड और सब हेड क्या होंगे, तो आपका जवाब होगा सब हेड, हेड, मैंने बोला फोरफिटेड कैपिटल, तो आपका जवाब क्या होगा, और हेड क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर, तो आपने क्या जवाब देना है, सब हेड इज द शेयर कैपिटल, हेड इज द शेयर होल्डर फंड, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब रिजर्व एंड सरप्लस बताइए क्या क्या आता है इसमें, एसपीएल, क्रेडिट बैलेंस, और क्या आएगा, कोई भी रिजर्व, एनी टाइप ऑफ द रिजर्व, नाम दे दीजिए रिजर्व्स के भाई, इतने सारे रिजर्व बताए हैं कौन सा, कंटीजेंसी रिजर्व, चलो मैंने मान लिया, और कॉन्टीजेंसी रिजर्व, और भाई और कुछ, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दिया, चलो भाई आपने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम तो मैंने लिख दिया, और क्या आएगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में लिख रहा हूं डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन लिखा तो मैंने भी है, बस मैं वैसे अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मैं खुद को याद करा रहा हूं, मुझे याद है, यानी बोला तो नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बस मेरा पॉइंट वहीं आके अटक जाता है कि आपने सब कुछ लिखा हुआ है, सब हम पढ़कर आए हैं, नंबर नंबर क्यों नहीं आ रहा है, मेरे वैसे सीधा सा क्वेश्चन है, रीजन, रिवीजन की, तो हम क्या कर रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं, हाँ वही बता रहा हूँ, हम अभी क्या कर रहे हैं, आपके लिए कर रहा हूँ, मैंने एग्जाम थोड़ी देने जाना है, मेरा थोड़ी रोल नंबर इश्यू हो गया वहां से अभी, आपके लिए ना, मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो ये इसलिए जो क्लास में चल रहा हूं हमें साथ चलना होता है, जब हम पहले कर रहे होते तो पीछे हो जाते हैं, अब हम कर रहे हो तो मैंने लिखा हुआ है कि मैंने अलग से कर लिया है, और जब एट द एंड रिजल्ट आता है तो आगे पीछे हो जाते हैं, अब जब साथ में चलना होता है, अब कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, अब साथ चलिए, ठीक है कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गए हैं, इट इज ओके, डीआरआर, सीआरआर, और बता दीजिए क्या आएगा इसमें, हाँ नाम बताओ आपने लिखे हुए सारे, क्या क्या आएगा, बोलो बेटे, अच्छा ढूंढ रहे हैं, कैपिटल रिजर्व, हाँ जी रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया, हाँ शेयर ऑप्शन जो एम्प्लॉयज को मिलता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग से याद आया, शेयर कैपिटल जब मैं एक बार क्विक रिवीजन कराऊंगा तो एक थ्योरी का क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन बन जाता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ओके, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नहीं इन्वेस्टर फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आता, हाँ रीवैल्यूएशन रिजर्व, आर रीवैल्यूएशन रिजर्व, सर अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हो तो नेगेटिव बैलेंस होगा, आएगा शेयर होल्डर फंड में, आएगा शेयर होल्डर फंड में भी, और हम सीधी भाषा में बोले एनी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द रिजर्व, कुछ भी अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रोप्रिएट किया है वो यही आएगा,
एनी एप्रोप्रिएशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट एप्रोप्रिएशन, जो आपने प्रॉफिट से क्या किया है, एप्रोप्रिएट किया है। आ जाओ बेटे, जो भी आपने प्रॉफिट से एप्रोप्रिएट किया है। ओके, अगला मेरे पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एज इट ही यही हेड है, यही सब हेड है, इसका कोई कंटेंट नहीं है, एज इट ही आएगा। वह शेयर जिनके एप्लीकेशन मनी आ गई है पर अभी उनको शेयर अलॉट नहीं किए गए, एज इट इज की कोई डेफिनेशन भी नहीं पूछेगा। अगला पॉइंट है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में पहला क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बता दीजिए कुछ एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। डिवेंचर्स, वेरी गुड। और क्या बोला आपने, बैंक लोन, और बोलिए बॉन्ड्स, और बोलिए है पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, बैंक लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, एनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कुछ भी मैंने, एनी लोन टेकन फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 मंथ के लिए मैंने कोई भी लोन ले लिया है, बोरो कर लिया है। नोट कर लिया आपने सभी ने। ओके, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है आपके पास, पूछे नहीं जाते एग्जाम में, तो इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन बता दीजिए क्या क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। हाँ जी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या हो जाएगा। नहीं, प्रोविजन को बेड डेट लॉन्ग टर्म में थोड़ी आता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो 1 साल से ज्यादा के लिए बनाए जाते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए, प्रोविजंस फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए आपने प्रोविजंस बनाए, जैसे कि एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है क्या, लीव एनकैशमेंट। ओके, और ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट, ENCASH, एनकैशमेंट, ठीक है, लीव एनकैशमेंट, एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी, एनी लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो भी 12 महीने से ज्यादा के लिए बनाए हैं। एंड देयर इज द पॉइंट, अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, स्टूडेंट गेट कंफ्यूज विद द EPF, ये कहां आना चाहिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कहां करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है। करंट लायबिलिटी। अब EPF के ऊपर क्वेश्चन है, इफ दिस इज द एस्टिमेट, देखिए यार कोई भी आप EPF ऐसे तो विड्रॉ कर नहीं सकते ना, माने कि जो हम अब बात कर रहे हैं, अभी हम एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर तो ये एस्टिमेट है और 1 साल के बाद पेबल है तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हिस्सा होगा, करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा। वैसे EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज विड्रॉ किया जा सकता है, कभी भी इसको विड्रॉ किया जा सकता है एम्प्लॉय द्वारा, तो जैसे वो बोल रहे हैं करंट लायबिलिटी, तो दिस इज ऑल्सो सुटेबल हेयर। हम हमारी किताबों में क्या लिखा है हम वो फॉलो कर लेते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए मैंने बताया अगर ये एस्टिमेट है और 1 साल के बाद पे करना है तो पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आया इसलिए मैंने आपको जिक्र किया, अंडरस्टूड। पर ये पब्लिक को पेबल है, मतलब जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको पेबल है, तो कभी भी वो विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि विड्रॉ नहीं कर सकते अपना प्रोविडेंट फंड। अब मान के चलना है आपने 12 महीने के भीतर है, तो आप यहां पर कहां लेके चले जाएंगे, इसे अदर करंट लायबिलिटी में लेके चले जाएंगे। इतना ही हुआ कि आप पेबल ऑन डिमांड है तो यहां आ जाएगा। तो आप इसे कहां लेकर दिखाना चाहते हैं, आपके स्कूल्स में कराया हुआ, कहां कराया इसको आपने, सुनिए अब आ जाइए, छोड़ दीजिए अब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के ऊपर तो क्वेश्चन बनता नहीं है, अदरवाइज तो मैं इसे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाया था ना, 12 महीने से के बाद पेबल है, तो इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा दीजिए। अगर स्पेसिफिक मेंशन कर दे 12 महीने से कम में पे कर रहे हैं, तो उस केस में कहां आएगा, फिर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। फिर कहां आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में। EPF क्वेश्चनेबल है बेटे, EPF के बारे में तो कई सारी बातें होगी, मैंने बताया एस्टिमेट है,
और 12 महीने से ज्यादा का एस्टिमेट है, अभी अमाउंट फिक्स नहीं हुई है, तो उस केस में क्या हो गया, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। अमाउंट फिक्स हो गई है, पता लग गया है, एस्टिमेट नहीं लगाया, डैम श्योर है इतनी लायबिलिटी अराइज होती है, फिर क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, 12 महीने के बाद पेबल है। अगर वही अमाउंट विद इन दी 12 महीने पेबल हो, फिर करंट लायबिलिटी हो गई, तो क्वेश्चनेबल हो गया। तो अब मैंने उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने शांत करना है, तो क्वेश्चन को कहां शांत कर लेते हैं भाई, ईपीएफ को कहां दिखाए थे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखा लेते हैं, अनटिल अनलेस उसने मेंशन ना किया हो कि 12 महीने के भीतर पे करने हैं। कुछ तो बताना था, तो मैंने आपको ये बता दिया, आपके बुक के अकॉर्डिंग बता दिया, ठीक है, हमारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस कर लिया इसको यहां पर। फिर आ जाते हैं मेरे पास करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ गई। क्या आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भाई, जो भी बोरोइंग 12 महीने से कम में है, एग्जांपल कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, या एनी बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, लोन्स पेबल ऑन डिमांड, लोन पेबल ऑन डिमांड, जो भी लोन डिमांड पर पेबल होते हैं वो भी यहीं आ जाएंगे। ट्रेड पेबल में क्या क्या आ जाएगा भाई, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बिल्स पेबल आ जाएंगे। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, जो ऊपर कहीं भी लायबिलिटी नहीं आई, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी, और बताइए, इनकम्स इन एडवांस, और क्या आ जाएगा मेरे पास, कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड है जो 12 महीने के भीतर पेबल है, हाँ जी, और कॉल्स इन एडवांस, वेरी गुड, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आ जाएगा मेरे पास, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के कोई एग्जांपल, जो भी प्रोविजन जो 12 महीने से कम में हो, जैसे कि इनकम टैक्स का प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एनी प्रोविजन फॉर दी एसेट, कोई भी प्रोविजन मैंने बनाया एसेट के लिए, प्रोविजन फॉर एसेट, प्रोविजंस फॉर एसेट्स, डब्ल्यू से ऊपर ही आ जाएगा। हाँ ऊपर ही आएगा, आई पर यहां आएगा, मैंने बोला प्रोविजन फॉर एसेट, एसेट में आ गया ना वो, एसेट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है और ऑल आर वर्क टू दी शॉर्ट टर्म टेम्पोरेरी। अब आ जाते हैं नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में मेरे पास क्या आ गया, पीपीई आ गया, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ये हेड आ गया, सब हेड, और उसके कंटेंट में क्या क्या आ गया मेरे पास, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बताने की जरूरत है क्या क्या आ जाएगा इसमें भाई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बता दीजिए क्या क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या आ जाएगा, वो आगे पीछे हो गया, फटाफट लिख रहे हैं क्या अभी आप, हाँ जी, अब आ जाते हैं मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, क्या क्या आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, ये तो बता दीजिए, बिल्डिंग, हाँ जी, और फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, हाँ जी, मोटर व्हीकल, अरे सारे टेंजिबल एसेट आ गए भाई, पीपी में क्या आ गए, सारे के सारे टेंजिबल एसेट आ गए, सारे के सारे भाई मेरे पास टेंजिबल एसेट आ गए। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, व्हाट टू कवर्ड इन द इनटेंजिबल एसेट, पेटेंट, कॉपीराइट, कुछ एग्जांपल दे दीजिए, बात की आपको पता है, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, हाँ जी, और सॉफ्टवेयर कोई भी, तो हार्डवेयर कहाँ आ गया, टेंजिबल में, मैन्युस्क्रिप्ट भी ही आ जाएगा, कोई भी लाइसेंस,
कोई भी फ्रेंचाइजीज सारी कहां आ जाएंगी, इनटेंजिबल एसेट में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, वैसे बता दूं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी को बोलते हैं, वैसे ही बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इसके ऊपर। अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी माने अभी आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बन के रेडी नहीं हुई है, रेडी नॉट रेडी फॉर यूज, प्लांट एंड मशीनरी अभी आपका सेटअप हो रहा है, नॉट रेडी फॉर यूज, तो सारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, नो एनी क्वेश्चन। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट भी यही होता है, अभी आप डेवलप करवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर आपके डेवलप हो रहे हैं, पेटेंट आप डेवलप करवा रहे हैं, तो किस में आ जाते हैं, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से ज्यादा के लिए किया जाए, कहां किया जाए भाई, किसी भी सिक्योरिटी में, है ना, इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट इन एनी सिक्योरिटी। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है, हाँ जी, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, चाहे किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, चाहे किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए हैं 12 महीने से ज्यादा के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा के लिए। डेफर्ड टैक्स एसेट के ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, तो बात भी नहीं करते। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए एडवांस दिया है किसी कस्टमर को, किसी आउटसाइडर को, किसी कंपनी को, दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एज इट ही आएगा, कोई और पॉइंट नहीं बनता है इसमें। बढ़े आगे भाई, करने से सारा कुछ बताना पड़ेगा, सारा कंटेंट, वहां तो आपको छोटा सा क्वेश्चन आना है, 3 या 4 आइटम पूछेगा, या 6 आइटम पूछ लेगा, या 8 आइटम पूछ लेगा, तो कराना ज्यादा मुश्किल है ये वाला, इसमें सारा एक फ्लो में बताना होता है। आगे आ जाते हैं भाई हम लोग करंट एसेट्स। अब करंट एसेट में मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो मेरे पास आ गए करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो लेस देन 12 मंथ हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट इन दी लेस देन 12 मंथ, जिसे हम बोल देते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या हम बोल देते हैं मार्केटेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर आ जाते हैं इन्वेंट्रीज, क्या क्या आता है इन्वेंट्रीज में, लूज टूल्स, हाँ जी, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स, ओके, और क्या आएगा, स्टॉक ऑफ व्हाट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तीनों टाइप के स्टॉक आ जाते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ FG, प्लीज नोट डाउन। फिर मेरे पास है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। फिर बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो क्या आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मेरे भाई, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपके पास कोई चेक्स एंड ड्राफ्ट पड़े हैं वो भी आ जाएगा, चेक्स एंड ड्राफ्ट, FD फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के लिए याद रखना, चाहे 4 साल की FD हो, चाहे 5 साल की FD हो, चाहे 6 साल की हो, लॉन्ग टर्म नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, करंट एसेट ही होगी, क्योंकि FD आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपका दिल है, आपने 5 साल की कल ही FD कराई है, आप आज ही घर आके उसे ब्रेक कर दीजिए, विद इन दी 1 मिनट वो ब्रेक हो जाती है। इसलिए कई बार वो जान के लिख दे FD, तो याद रखना FD इज व्हाट, करंट एसेट ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होंगे, कोई भी लोन जो 12 महीने से कम के लिए आपने दे दिए हैं, कस्टमर को कोई लोन दे दिया आपने 12 महीने से कम के लिए, सप्लायर को कोई लोन दे दिया है 12 महीने से कम के लिए ना, लोन टू कस्टमर, लोन टू लोन्स टू कस्टमर, अपने सप्लायर को लोन दे दिए। अदर करंट एसेट जो कहीं भी ऊपर फिट ना बैठे, जैसे कि प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग्स, इनकम्स,
और कोई एक एग्जांपल देना चाहता हूं इसकी, कोई भी एक एग्जांपल जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, बताइए। कॉल्सिन एरियर्स, कॉपी में तो आपके सब कुछ ही लिखा है, बस पेपर में आप कुछ नहीं लिख पाते, कॉपी में सब कुछ लिखा है, सब कुछ आपका रिवाइज भी है। मेरी क्लास में कुछ कराओ तो लिख नहीं रहे होते, उस समय रिवाइज भी सारा है, बस जब नंबर आते हैं तो कुछ नहीं होता है, वहां अंडे या बहाने हैं, यहां जाना है वहां जाना है, ऐसा हो सकता है वो ऐसा हो सकता है, शायद हो सकता है, किंतु परंतु पूरी जिंदगी तो निकाल दी। प्लस टू में आने से पहले हमारा ये प्रॉमिस हुआ था अच्छे से हम पढ़ेंगे, और अब तो 1 महीना रह गया, 1 महीना मांग रहा हूं, आप रेगुलर मेरी क्लासेस में आइए प्लीज। चलो मेरे दोस्तों बढ़े आगे, अब कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं एक बार, क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। पहला ही क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है, रीड करिए, क्या क्वेश्चन होगा। कॉल्सिन एरियर का मीनिंग क्या होता है? कॉल्सिन एरियर नहीं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर। अभी मैंने बोला ना कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर तो ऊपर माइनस कर दिया शेयर होल्डर फंड में, क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर। वो बात बात में रह गई ना आधी बात, इंटरेस्ट आएगा साथ में, इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर, नॉट कॉल्सिन एरियर ओनली। कॉल्सिन एरियर नहीं आएगा करंट किसमें, अदर करंट एसेट में, क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर, करेक्ट कर लीजिए उसको। हाँ जी, आप बताएंगे शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई एज दी कैश इक्विवेलेंट क्या होगी, हाईली लिक्विड, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 3 महीने, 3 महीने, क्या जवाब होगा इसका, 3 मंथ्स। हाईली लिक्विड कितने महीने में होती है भाई, 3 महीने या लेस, जैसे कि चेक्स एंड ड्राफ्ट, मैक्सिमम टेन्योर कितना है उसका, 3 महीने का। आप ये क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए फटाफट भाई, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ये तो फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन। क्या जवाब होगा इसका भाई आपके पास, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डिमांड डिपॉजिट आएगा विद द बैंक, ये तो बिल्कुल बैंक में पैसा पड़ा है। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, यस आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, चेक्स इन हैंड, ये हम उसमें पढ़ेंगे भी जब सीएफएस करेंगे, ठीक है जी। ओके, चेक्स इन हैंड भी आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो मेरे पास क्या नहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्या ये 2023-24 सैंपल पेपर में आए, क्या आएगा इसका आंसर बताइए बेटा। फ्रीडम टू चूज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेफर टू विच लिमिटेशन, आपको बताया गया है जब भी आप मेथड, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, ये सब अकाउंटिंग पॉलिसीज का हिस्सा है, क्या नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो ऑप्ट करना है ना, यू हैव चॉइसेस, है ना, यू हैव चॉइस बट डू नॉट हैव एनी चॉइस फॉर चॉइस। आपके पास चॉइस तो है, ऑप्शन तो है, बट यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन फॉर ऑप्शन, तो ये हमेशा वाइस ही होगा, ठीक है ना, हमेशा एक लिमिटेशन रहेगी क्या, वाइसनेस की। तो इसका आंसर ये होगा, नॉट फ्री फ्रॉम वाइस। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, बताइए जरा इसका क्या जवाब होगा। Dash is included in the current asset while preparing balance sheet as per revised schedule number 3. What excluded from current asset while calculating current ratio? क्या नहीं लेंगे करंट रेशियो निकालते हुए, करंट एसेट में तो आएगा, करंट रेशियो निकालते हुए क्या नहीं लेते, वैसे करंट रेशियो से जब हम रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, क्या नहीं लेते हम लोग, डेटर तो लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस भी लेते हैं, क्या नहीं लेते, इन्वेंट्री का लूज टूल्स एंड स्पेयर वाला पार्ट नहीं लेते,
इन्वेंट्री में आएगा, करंट एसेट में आएगा, पर किसमें नहीं आएगा, करंट रेशियो निकालते हुए नहीं लेते। याद रहेगी बात, करंट रेशियो निकालते हुए क्या नहीं लिखते हैं हम लोग, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर। इसका जवाब भी दे दीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द सर्टेन बेसिक एजम्पशंस। कौन सा, क्या होगा जवाब, पोस्टुलेट्स। ठीक है, कहते जवाब ही पता है हमें। चलो जी, वेरी गुड। जिसका मतलब कॉन्सेप्ट भी होता है, कहीं अगर वह कॉन्सेप्ट लिखा हो, ऐसा नहीं कि आप चेंज कर दे, कॉन्सेप्ट याद रखना। बिल्कुल ठीक, क्या जवाब होगा इसका, पोस्टुलेट्स। नाइस। हाँ जी, जवाब दीजिए भाई इसका भी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बताना है आपने, बताइए जरा। सुनिए, अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, अजंता लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ 8 लाख। आपको मिल सकता है क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 1 नंबर के लिए, गवाइए मत इस पल को ना। 10% डिवेंचर ऑफ 8 लाख कब जारी किए, 1 अप्रैल 2019 को मैंने इशू कर दिए, विच आर रिडीमेबल इन दी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 8 लाख के डिवेंचर थे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 1,60,000। ये कब की बात है, ये बात है 1 अप्रैल 2019 को मैंने ऐसा डिसाइड किया, डिवेंचर जारी किए रिडीमेबल, जो कि 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाएगी। ओके, और पेमेंट कब से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं कि 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी आएंगी, तो आपका जवाब होगा पूरी की पूरी 8 लाख। 31 मार्च 2020 को पूरी की पूरी, क्यों, पेमेंट पहली कब होनी है, 1 अप्रैल 2022 को पहली पेमेंट होनी है। कब होनी है, 1 अप्रैल 2022 को, माने 12 महीने से ज्यादा का भी टाइम पड़ा है। तो किसमें आ गया, लॉन्ग टर्म में। 12 महीने से ज्यादा का टाइम पड़ा है, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। यही बैलेंस शीट मैं आपसे पूछ लूं कि आप ये बताइए 31 मार्च 2021 को क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आप ही बताइए कितने होने चाहिए। आप भाई अगली पेमेंट कब होने वाली है, 1 अप्रैल 2022, मतलब विद इन दी 12 मंथ। 31 मार्च 2021 और 1 अप्रैल 2021 एक ही बात है, विद इन दी 12 मंथ। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने रह गए, तो बाकी कहां चले गए 1,60,000। करंट लायबिलिटी कौन सी, अदर करंट लायबिलिटी, किसमें आ गया, अदर करंट लायबिलिटी। याद रहेगी बात, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो डेट्स का बड़ा ध्यान रखना, गलती मत कर देना, पक्की बात है। तो 6,40,000 किस में आ जाएगा, मैंने इसलिए ये पूछा नहीं है उसने, मैंने आपको फिर भी एक एग्जांपल दिया। अगर मैं 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट पूछ रहा होता तो आपका जवाब क्या होता, लॉन्ग टर्म बोरिंग पूरा 8 का 8 लाख। कारण पहली पेमेंट कब हो रही है, 1 अप्रैल 2022, माने कि मोर देन 12 मंथ। गेस्टेशन पीरियड 24 महीने का है, यहां पर गेस्टेशन पीरियड कितने का है, 12 महीने के अंदर पेमेंट हो जाएगी ना। गॉट में पॉइंट, 12 महीने पेमेंट हो जाएगी। इसका मतलब जितनी पेमेंट हो जाएगी, जो 12 महीने के भीतर पे हो जाता है वो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। जो 12 महीने के भीतर है वो करंट लायबिलिटी, जो 12 महीने से ज्यादा है वो लॉन्ग टर्म। तो 12 महीने के भीतर 1,60,000 हो जाएगा 8 लाख में से, तो कितना रह गया, 6,40,000 लॉन्ग टर्म बोरिंग का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना, गुड क्वेश्चन है आपके पास समझने के लिए। क्लियर रहेगी पीछे बात, होमवर्क नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप मिलान करके बताइए कौन सा कहां पर मैच हो रहा है। हाँ जी, 9% डिवेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग दी करंट ईयर, करंट ईयर में ही पे करना है। तो पहले ए वाला तो किससे मिलता है भाई, ए वाले का मिलान किससे हो जाएगा, करंट लायबिलिटी से, मतलब सेकंड। पहला इसका मतलब तो कंफर्म है, ए किससे मिलता है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए किससे मिलेगा, ए का आंसर तो ये वाला हो गया ना, 2 वाला आंसर हो गया। तो कहने का मतलब आंसर देख लो पहले, अब 2 मेरे ख्याल से इसी ऑप्शन में ही पहले का 2 आ रहा है ना। तो वो एलिमिनेशन मेथड भी हो गया एक प्रकार से, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा।
लूज टूल सभी को पता है किसमें जाएगा, इन्वेंट्री। मैंने फिर भी खुद को और पुख्ता करने के लिए चेक कर लिया, हाँ ये भी मैच कर रहा है, तो कहने का मतलब दिस इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, ये वाला भी बताएंगे क्या? हाँ बता दीजिए फिर ये वाला। अब देखिए लूज टूल्स किसके साथ मिल रहे हैं भाई? अगर लूज टूल्स की बात करें तो ये तो कंफर्म है कि पहला ऑप्शन 4 से स्टार्ट होगा। मैंने देखा 4, अरे फोर्थ के 2 ऑप्शन है, मतलब ये तो एलिमिनेट हो गए, ये तो खत्म हो गए। पेटेंट, इंटेंजिबल ये भी मैच कर रहा है, अच्छा दोनों में ही है, इसका मतलब अभी बनी हुई है बात। प्रीपेड इंश्योरेंस, अदर करंट एसेट, ये भी मैं देखूं जरा, अरे ये भी मैच कर रहा है, यहां तक भी अभी जोड़ियां बनी हुई हैं। डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिर्फ इसी में अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है, इसमें इसने किससे मिला दिया इसे, 5वें से। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि मशीनरी इज द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पक्की बात है मेरे दोस्त?